नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, यानी निर्देशांक ज्यामिति। अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन से रिलेटेड। अब लाइन क्या होता है कि अगर मैंने कोई दो पॉइंट बनाए हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P x, y है इसकी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है मान लीजिए Q x, y। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। देखिए, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर हम बात करें किसकी, लाइन की, तो लाइन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। या हम कह सकते हैं दो पॉइंट को जोड़ने के लिए जो हम सबसे कम दूरी की से जोड़े, सबसे कम दूरी से जो लाइन जोड़े उन्हें, वो आपका क्या हो जाता है? लाइन। ठीक है। अब यहां पर आपका जो लाइन है वो क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में बनता है। इन पॉइंट्स को हम PQ कहते हैं, और जब हम इसको इस तरीके से लिख दें तो इसका मतलब हो जाता है हम P और Q इन दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। क्लियर है? बाकी लाइन हम लोग अभी इसको ज्योमेट्री में देख चुके होंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। अब लाइन में कुछ आपके टर्म्स आते हैं, उनको समझते हैं, फिर लाइन को और डिटेल में समझेंगे। आपका पहला टर्म आता है स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई एक लाइन है, अगर आपकी कोई एक लाइन है, तो वो लाइन अगर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इंक्लाइंड हो रही होगी, इंक्लाइंड यानी टेढ़ी हो रही होगी, आप कह सकते हैं ढलान के तरीके से होगी। वो कैसे भी बने, ऐसे बने, ऐसे बने, अगर मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये किसी ना किसी एंगल पर ढलान पर होगी, और ये हमारा स्लोप हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर आप तो कह रहे हो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर ये लाइन इस तरीके से है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लाइन ऐसे है तब कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर एक्स एक्सिस से मिलेगी, कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी। या आप कह सकते हैं अगर ये लाइन इस तरीके से है और मुझे इंक्लिनेशन निकालना है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ये कहीं इस तरीके से इस पे बन जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल पे कहीं पे बन जाएगा, पर वो इंक्लाइंड जरूर हो रहा होगा। अगर इंक्लाइन नहीं हो रहा होगा तो एंगल जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या पता चला? हमेशा इंक्लिनेशन होता है। अगर इंक्लिनेशन होता है तो उसे हम लोग स्लोप या एम, ठीक है, स्लोप ढलान, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से। ये एम की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है tan थीटा की। अब आप कहेंगे एम की वैल्यू tan थीटा कैसे सर? अभी मैंने आपसे कहा कि अगर ये कोई लाइन है और ये इस तरीके से आ रही तो ये एंगल थीटा बना रही होगी, ये एंगल थीटा बना रही होगी। अब यहां पे अगर देखिए, इस एम की मुझे वैल्यू चाहिए, ढलान की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मेरे दिमाग में क्या आता है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका y, और ये आपका हो गया x। ये आपका क्या बता रहा है? परपेंडिकुलर। ये बता रहा है बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता चल जाएगा ये tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसका ढलान इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब tan थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? m जो है वो स्लोप कहलाता है, और ये tan थीटा के बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। वैल्यू क्या होती है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ग्रेडियंट भी कहते हैं जिसे। अभी यह आता कैसे? मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा ये आपकी लाइन है, लाइन है। अब ये पॉइंट P था, इसकी वैल्यू हो गई x, y या x1 y1। ये पॉइंट Q है, इसकी वैल्यू हो गई x2 y2। अब मैं अगर बात करूं तो मुझे यहां पे इसका बेस चाहिए, तो बेस कैसे आएगा? ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा? x1, क्योंकि x2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये x2 है, कॉमा y1। क्यों? क्योंकि y पर ये इस तरीके से होगा, तो ये y पर कितना है? y पे तो उसी कांस्टेंट वैल्यू पे चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका x2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो अगर मैं बेस की बात करूं, ये P है, ये Q है, ये मान लो R है। अगर मैं PR की बात करूं तो PR में क्या कह सकता हूं? PR आपका हो जाएगा
x1 से x2 जाना है, x1 से x2 जाना है, यानी x2 माइनस x1, जबकि QR आपका हो जाएगा, QR कितना हो जाएगा, ये y2 है और ये y1 है, इनका डिफरेंस यानी y2 माइनस y1। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी परपेंडिकुलर यानी QR की वैल्यू है y2 माइनस y1 और अपॉन डेल्टा x यानी बेस रखना है, बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्लोप का। अच्छा, इसके बाद हमारी स्लोप में दो इक्वेशंस बनती है, दो जनरलाइज इक्वेशन बनती है। पहला, जब दो लाइनें पैरेलल हो, यानी ये दो लाइनें इस तरीके से हो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और किसी एक लाइन को पे कट कर रही है, तो इन दोनों का ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन अगर किसी एक तीसरी लाइन को कट कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण होते हैं, उसे हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। अभी फिलहाल ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर है तो हमें क्या पता चल जाएगा, m इक्वल टू m है। tan थीटा दोनों जगह बराबर है ना, इन दोनों के लिए स्लोप क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हैं m1 जो है m2 के बराबर है, m1 क्या है, m2 के बराबर है। ये स्लोप का जब क्या है, पैरेलल। अब मान लीजिए दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ये 90 है। अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं ये इंक्लाइंड हो रही है थीटा पर, ये इंक्लाइंड हो रही है थीटा पर, तो ये कितने पे इंक्लाइंड हो जाएगा, ये इंक्लाइंड होगा 90 प्लस थीटा पर। ये इंक्लाइंड किस पे होगा, 90 प्लस थीटा पर। अच्छा, अब मुझे पता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर इसका स्लोप मैं मान लूं m1 है, इसका स्लोप m2 मान लेता हूं, तो मुझे क्या पता चला, m1 बराबर है tan थीटा के, m1 बराबर है tan थीटा के, जबकि m2 बराबर है tan 90 प्लस थीटा के। 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का cot थीटा, माइनस का cot थीटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 इंटू कॉट क्या हो जाता है, 1, तो m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाता है, -1 के। तो स्लोप के केस में हमें क्या पता चला, अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे से तो m1 इक्वल टू m2 होगा, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तब m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1 के। ये बात किसकी हो गई बच्चों, ये बात हो गई स्लोप की। आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या आता है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अब इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन होता है कि अगर जो लाइन है वो किसी, ये लाइन इस तरीके से बना दी, कहीं ना कहीं इस y को कट कर रही होगी और कहीं ना कहीं इस x पे कट कर रही होगी, y और x एक्सिस को कहीं ना कहीं पर कट कर रही होगी। तो जहां पर ये y को कट करेगी ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा, जहां पर ये x को इंटरसेप्ट करेगी वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो जहां पर ये इसे यहां पर कट कर रही है y पर, ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब जहां पर ये y इंटरसेप्ट बन रहा होगा वहां पे आपका x क्या होगा, 0। x क्या हो जाएगा, 0। देखो यहां से यहां पे जा रहा है ना, तो x क्या चल रहा है, 0 पे चल रहा है। और मान लीजिए y पे जहां पे कट हो रहा है वो है b, जो y पे पॉइंट पे कट हो रहा है वो b, तो यहां पे जब भी आपका y इंटरसेप्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, 0, b। इसी प्रकार से जहां पे x पर इंटरसेप्ट करा होगा, जहां पे x पर काट रहा होगा, अब x पे काट रहा होगा तो y क्या है यहां पर, 0, यहां पे y क्या है, 0। और मान लीजिए x को a पे काट रहा है, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, a, y इंटरसेप्ट हो गया b। अब इसका इस्तेमाल बहुत जगह होगा और बहुत अच्छे से यूज होगा, है ना, पर अभी हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग कहां पे कैसे यूज होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या आता है इसके बाद, ये तो आपका इक्वेशंस हो गई, क्या कहते हैं, लाइन के बारे में आपने स्लोप जान लिया, इंटरसेप्ट जान लिया। अब इन पर बेस इक्वेशन बनती है। कोई स्ट्रेट लाइन है, अब पॉइंट को तो हम लोकेशन से डिनोट कर देते हैं, अब स्ट्रेट लाइन को कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको जोड़ा, अगर आगे होता तो भी इसको जोड़ देता,
यानी स्ट्रेट लाइन कई पॉइंट्सों के थ्रू जा रही होगी। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये आप ऐसे मान लीजिए, ये P है, ये Q है, यहां से यहां तक जोड़ा, यहां पे कई पॉइंट आ रहे होंगे जो इस लाइन को बना रहे होंगे, यहां पे कई पॉइंट आ रहे होंगे जो इस लाइन को बना रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये बहुत लाइन पॉइंट्स को जाके बनेगी, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे भी वो वैल्यूज एक्स और वाई की उस इक्वेशन में रखने के बाद वैल्यूज सेटिस्फाई हो जाती है, वो सारे पॉइंट्स उस लाइन पर आते हैं। अब इसकी इक्वेशंस कैसे होती है, जनरल फॉर्म में इक्वेशंस चलती हैं। जैसे एक इक्वेशन हो गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी आपकी इक्वेशन इस तरीके से हो सकती है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब ये कहां से कहीं पे भी हो इक्वेशन, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर x, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये कहां कहां होगी, अगर x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5/3, यानी कि माइनस का 5/3, यानी ये कहीं ना कहीं ऐसे इस पॉइंट में माइनस का 5/3 यहां से जा रहा होगा। अगर x 1 होगा, x 1 होगा, ठीक है, तब y कितना हो जाएगा, x जब 1 होगा तो ये y कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, माइनस का 7/3 हो जाएगा, माइनस का 7/3 हो जाएगा। x कहीं यहां पे 1 होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, यानी ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। अब मान लो मैंने कहा y 0 होगा, y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5/2, y इक्वल टू 0, तो कहीं यहां पे आ जाएगा, यानी ये लाइन कुछ इस तरीके से बनकर जा रही होगी जो यहां पर। तो ये आपके पॉइंट्स अगर हम इस तरीके से इसको रखते हैं तो ये आपकी लाइन को डिफाइन करता है, इसे ही ग्राफ बनाना कहते हैं। ये ग्राफिंग का पार्ट है, ग्राफ आप कैसे फिल करते हैं, अब उस पर भी पहले बहुत सवाल आते थे, अब नहीं आते। फिलहाल आगे बात करें, अगला जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m आपका क्या होता है, स्लोप, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप क्या होता है, और c क्या होता है, c आपका होता है y इंटरसेप्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर x 0 हो और y एक्सिस पर लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाता है। इसके बाद 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, अगर आपके पास कोई एक लाइन है, अगर आपके पास कोई एक लाइन है और इसके आपके दोनों पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो आप क्या कहते हैं, इसकी जनरलाइज फॉर्म की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, यानी y माइनस y1, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर स्लोप आना चाहिए mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में मैं कह रहा हूं, तो फिर क्या आना चाहिए, हमारे पास स्लोप आना चाहिए। अगर ये स्लोप आना चाहिए तो मैंने स्लोप का फॉर्मूला रख दिया, स्लोप आना चाहिए तो मैंने स्लोप का फॉर्मूला रख दिया, इक्वल, फिर यहां पे क्या आना चाहिए, x माइनस x3 y, x माइनस x1, यानी यहां का स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन हो जाती है। यहां पर आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और स्लोप दिया गया हो, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट स्लोप दिया गया हो, या y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दिया गया हो, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, y माइनस y1 m इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखो तब आप इस तरीके से कर देते हैं। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि यहां पर अगर आपकी कोई इक्वेशन लाइन दे रखी है, आपको बोल रहा है x पे जहां पे कट रहा है ये a,0 है, यहां पर ये 0,b है, तो ऐसे केस में आपकी इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या हो जाती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ऐसे केस में आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाती है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, अब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। अगर पैरेलल है x एक्सिस पर, यानी वो x को कहीं काटेगी नहीं, x को कभी नहीं काटेगी। अगर x को कभी नहीं काटेगी तो ये हमेशा किस लाइन पे चलेगी, जहां पे y की जो वैल्यू होगी। तो इसीलिए
जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो y इक्वल टू बी के बराबर हो गया, इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ, है ना, जहां पे y इंटरसेप्ट के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये किसके बराबर चलेगा, x के इंटरसेप्ट के बराबर। ये पॉइंट कहां चलेगा, x के इंटरसेप्ट पर चलेगा। क्लियर है बात, ये आपकी कंडीशन हो गई। तो अब हमें पता चल गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने तरीके से हो सकती है और कैसे कैसे बन सकती है। आगे बात करते हैं। अब ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई, अब उन पे सवाल किस तरीके से आते हैं। पहला सवाल, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता 4 है और y अक्ष पर अवरोधन 3 है। या हम कह सकते हैं आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जहां पे आपको m दे रखा है 4 और y एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखा है यानी c दे रखा है 3। आपको इक्वेशन अभी मैंने बताए थे, ऐसे केस में क्या हो जाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y m की जगह क्या आ जाएगा 4 और c की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 4x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। या आपको ऐसा भी मिल सकता है y इक्वल टू 4x प्लस 3, किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बाय बोथ द एक्सिस ऑफ बाय अ लाइन 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। अब हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि ये लाइन जो है ये करीबन ऐसे जा रही होगी, तभी x एक्सिस और y इस तरीके से कहीं बन रही होगी। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा 0, b, ये आपका हो जाएगा a, 0। यही पॉइंट पूछे जा रहे हैं a और b। इस हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमने इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में बनाने का प्रयास किया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। हमने 60 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें इक्वल में 1 चाहिए था। अब इक्वल में 1 चाहिए था, 60 से डिवाइड किया, तो अगर मैं इसे 60 और इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। यानी अब जो आपकी इक्वेशन बनी है वो x अपॉन 12 कॉमा y अपॉन 5 इक्वल टू 1। यानी आपको पता चल गया यहां पे ये आपका कितना है 12,0 और ये आपका है कितना 0,5। अब आपसे कह रहे हैं क्या करना है, आपको इनकी लंबाई ज्ञात करनी है इस लाइन की, यानी आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम सीधे सीधे किससे लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये आपका क्या है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 12 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आंसर आपका आ गया 30। आंसर कितना आ गया 30। सही है, तो आपके पास लंबाई निकालने को कभी भी आए आप सिंपली इसको क्या लगा सकते हैं लॉजिक कि आप देखिए x के नीचे क्या आएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में बदले और लंबाई आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लंबाई आप निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब देखो इसमें आप कितनी जल्दी और कर सकते हैं। कभी कभी आप देखिए यहां पे आपका सवाल आता है कि 5 इंटू 12 60 दिख रहा है, 5 इंटू 12 60 दिख रहा है, 5 इंटू 12 60। इसका मतलब क्या है, x के नीचे गारंटी से y के नीचे वाली y के साथ वाली वैल्यू आएगी और y के नीचे गारंटी से x वाली वैल्यू आएगी। तभी क्योंकि ये 60, 5 इंटू 12 60 हो रहा है, 60 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 बार चला जाएगा और 12 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 5 बार चला जाएगा, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी अगर ये प्रोडक्ट 60 है। ये आप प्रैक्टिस जब इस तरीके के सवाल करेंगे तो और मजबूत होते चले जाएंगे। सही है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एंडिंग पॉइंट्स आर 4,6 एंड 10,8। आपसे कहा जा रहा है वो इक्वेशन ज्ञात करे जो आपकी ऐसे मान लेते हैं अभी हम 4,6 और 4 यहां कहीं हो गया 6 और 10,8 ऐसी कहीं इक्वेशन बन रही होगी। अब इस केस में हमें क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप वैल्यूज उठा के रख दो, यहां पर वैल्यू उठा के रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, सॉरी y माइनस 6, y माइनस 6, फिर 8 माइनस 6 2 अपॉन 10 माइनस 4 6, 3 बार इंटू यहां पे क्या आना चाहिए, x माइनस 4। सही, यही कंडीशन बनेगी। अब हमने यहां पे देखा क्या, y ये 3 इधर आ जाएगा तो 3y माइनस का 18 इक्वल टू x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3y प्लस का 18 माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हो गई x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लिखा तो x माइनस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0 हमारा आ गया। फॉर्मूला कौन सा इक्वेशन का यूज किया हमने, जनरल फॉर्म यूज किया, जो 2 पॉइंट पर आता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज करा, पॉइंट रखे, आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात। चल, तो यहां पे हमारी बात हो गई लाइन की और उसके इंटरसेप्ट को लेकर। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग सेक्शनल फॉर्मूले की बात करेंगे। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मैं कहूं कि कोई एक लाइन है, इस पे कुछ पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो इसको कितने हिस्सों में बांटा है, 2 सेक्शन में बांटा है, 1 और 2। तो इनकी लंबाई का जो रेशियो है उसको निकालने के लिए हम सेक्शनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे सबसे पहला आता है, चलिए आगे बात करते हैं, फिर आता है आपका सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, और बीच में मैंने इस लाइन के कोई पॉइंट बना दिया, तो ये पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं X और ये C। ये लाइन जो है इसे कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 2, और उन हिस्सों की जो लंबाई है उनके बीच का रेशियो, ये आपको यूज होता है सेक्शनल फॉर्मूले में। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो सेक्शनल फॉर्मूले में आपकी कुछ कंडीशंस आती हैं। पहले, अगर पॉइंट लाइन के अंदर कहीं लाई कर रहा हो तो हमने कहा सेक्शनल फॉर्मूला इंटरनली, मतलब आपका जो सेक्शनल फॉर्मूला है वो इंटरनली के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कैसे, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास एक ये पॉइंट है, इसे मैंने मान लिया A, इसके पॉइंट्स ले लिए x1, y1। दूसरा पॉइंट मान लिया वहां पे कहीं लाई कर रहा है, इसको हमने मान लिया B, x2, y2। अब क्या है, इनके बीच में एक पॉइंट आया जिसको हमने मान लिया P, पॉइंट P है x, y, जो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है और इन्हें डिवाइड कर दे रहा है। अब जब वो इसको डिवाइड कर रहा है तो यहां पे कोई दूरी ट्रेवल करी और यहां पे कुछ दूरी करी, जो मैंने आपसे कहा ना, वो इस पॉइंट को 2 हिस्सों में तोड़ लाए। अब इनको तोड़ लाए तो उनके बीच में क्या होगा, उनकी लंबाई के बीच की कुछ वैल्यू होगी। मैंने मान लिया इसकी वैल्यू m1 है, इसकी वैल्यू m2 है। इसकी वैल्यू क्या मान ली, m1, इसकी वैल्यू मान ली m2, यानी किस अनुपात में इसने इन्हें तोड़ा है वो आपके पास आ गया m1 और m2। अब यहां पे आपका क्या केस चलता है, यहां पे अगर आपको वैल्यू निकालनी हो P, x, y की, तो आप इसे इक्वल लेते हैं। अब आपके मन में आएगा सर 3 लाइन क्यों लगा दी, इक्वल में 2 लाइन लगती है, आपने 3 लाइन क्यों लगाई। 3 लाइन हमेशा वहां पर लगती है बच्चों जहां पर आपको पॉइंट्स के लिए यूज हो रहा हो। क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं ये P, x, y, तो अगर मैं इसका इक्वल लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं कुछ x को निकालकर 4, 5, तो मुझे क्या पता चलता है, ये 4 और 5 x और y की है। ये पॉइंट्स के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं कहीं पर मान लीजिए मैं कोई चीजों के बीच में ऐसे लगा रहा हूं, तो ये डिफरेंस को भी बताता है और सिमिलरिटी को भी बताता है। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे ये किसी इक्वल के ऊपर लगा दूं तो ये कॉन्ग्रुएंसी बताता है। अगर ये टेढ़ा साइन किसी इक्वल के ऊपर लगा दूं तो वो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी बताता है। उसी तरीके से अगर इक्वल के नीचे एक और लाइन बना दूं तो वो पॉइंट्स के लिए यूज होता है। अब फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये m1 का इस x2 से, ये m1 का इस x2 से, ये m2 का
इस x1 से, ठीक है। इसी तरीके से y के लिए m1 का y2 से, m2 का y1 से मल्टीप्लाई, और नीचे m1 प्लस m2 होता है, नीचे आपका m1 प्लस m2 होता है। तो ये आपका सेक्शनल फॉर्मूले का बेसिक फॉर्मूला है जब इंटरनली। इसके बाद आपका क्या आता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास ये पॉइंट है ax और दूसरा पॉइंट है आपके पास bx2 y2, अगर मैं आपसे कहता हूं पॉइंट p x, y पर है, जो आपका क्या कर रहा है, इस लाइन को m और m रेशियो में बांट रहा है, यानी बराबर रेशियो में बांट रहा है। किसमें, ये अगर m है तो ये भी m है, इक्वल रेशियो में अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो आपका p x, y हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मैंने क्या कहा, इक्वल रेशियो है, अगर इक्वल रेशियो है तो ये 1, ये भी 1, m और m क्या हो जाएगा 1। अभी मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ा था m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही पढ़ा था। अब मुझे पता है ये 1 है तो ये हट गया, यहां पे ये 1 है ये हट गया, ये 1 है तो ये 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, सेम इसी के लिए जाता है। अच्छा, या आप कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है, x1 और x2 के बीच में आ रहा है, x मिड में आ रहा है ना, तो हम क्या लगाते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं x1 और x2 का जो एवरेज होगा वही आपका x हो जाएगा, बीच में आ रहा है, सही। तो आपका मिड पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाता है फॉर्मूला, पॉइंट p x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। इसके बाद अगर ये एक्सटर्नली हो जाए, सेक्शनल फॉर्मूला एक्सटर्नली के लिए, मतलब आप मान लीजिए आपके पास पॉइंट है कोई a x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2, और एक तीसरा पॉइंट है p जो बाहर लाई कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट है p जो इन दोनों से बाहर लाई कर रहा है। अब बाहर लाई करेगा तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, पहली लंबाई क्या होगी, यहां से इस पॉइंट की यहां तक, हमें तो P से कनेक्ट करना है ना, इसे P से रेशियो देखना था, तो ये पॉइंट A से P यहां तक की लंबाई, जबकि B की P से कितनी लंबाई होगी, यहां से यहां तक की। हमने इससे मान लिया पूरी लंबाई को जो A से P तक की है कितना m1, और जो B से P तक की है उसकी लंबाई को मान लिया m2। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1, इसी तरीके से m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला है, माइनस हो जाएगा। अब इसका माइनस का एक लॉजिक समझ लो, बाहर जा रहा है ना, ये क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब बाहर जा रहा है तो आपको पता है जब x m2 का रिलेशन होगा तो ये इसके पीछे है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये b पे ही खत्म हो जाना चाहिए था, अलग चल रहा है, तो वो वहां पे वो माइनस का साइन आ जाता है। बहुत लंबा डेरिवेशन उस पर अपन नहीं जाते, अपन सीधे फॉर्मूला याद रखते हैं, इंटरनली के लिए प्लस, एक्सटर्नली के लिए माइनस। क्लियर। चलिए इस पर बेस कुछ जल्दी जल्दी से सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट सी। सेगमेंट ए बी जो है वो पॉइंट सी से डिवाइड हो जाता है इंटरनली इन द रेशियो 4:1, यानी कि अगर ये ए बी है, यहां पे ये सी आ गया और ये क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है 4:1 में। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है 6,1 और ये आपका दे रखा है 5,3, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बात आई, एक्स निकाला पहले हमने, एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 1 6 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5, तो ये आपका x आ गया, ये कितना हो गया 26/5, ये आपका कितना आ गया 26/5, या आप कह सकते हैं 5.2। y निकाला, y पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, सेम वही लगेगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 1, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। अब प्लस 4 इंटू 3 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा
प्लस 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब ये क्या हो गया आपका 13 बाय 5, ये कितना हो गया 13 बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.6, यानी इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 5.2, 2.6। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कोऑर्डिनेट आ गए सीखे। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर -3,2। ये सर्किल है, इसके डायमीटर का कोई एक पॉइंट है, वो आपका है -3,2। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा, इसका सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट है -5/6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। आपको क्या करना है, अदर एंड ऑफ द डायमीटर यानी ये पॉइंट निकालना है। अब आपके दिमाग में बात क्या आई, ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूं, इस सी के जो पॉइंट होगा एक्स और कॉमा वाई मान लेता हूं। आपको पता है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर है ना, तो ये इसका क्या है, सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट हुआ। यानी आप कह सकते हो -3 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 बराबर होना चाहिए -5 के, बराबर होना चाहिए किसके, -5 के। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 प्लस 3 यानी कि -7। सही। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 6 का दुगना 12 माइनस का 2 यानी 10। तो आपके पॉइंट आ गए -7, 10। ठीक है, क्या हो जाएगा -7, 10 आ गए। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट पर लाई कर रहा था। क्लियर है बात? चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस विल डिवाइड अ सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट 3, -6 एंड 4, 5। क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट हैं आपके, इसे एक्स एक्सिस किस रेशियो में तोड़ेगा। अब आपके दिमाग में बात क्या आई, देखो एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अब अगर मैं कहूं एक पॉइंट आपका कितना है 4,5, 4,5 है, यानी ये कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा, 4,5 मैं मान लेता हूं। और दूसरा पॉइंट है 3,-6, ये कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा, 3,-6। अब मुझे रेशियो तो नहीं पता, पर मुझसे कहा जा रहा है एक्स एक्सिस इसे कितने पे ब्रेक कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस इसे a, 0 पे कर रहा होगा, a,0 होगा। यानी मेरे पास यहां पर आप देखिए इन दोनों के बीच का पॉइंट 0 आ गया, इन दोनों के बीच का पॉइंट 0 आ गया। तो अब मुझे क्या पता चला, 0 जो है, अगर मैं मान लूं ये m1 है, ये m2 है, 0 जो है ये हो गया। अब मैं यहां पे क्या रखूंगा, m1 इंटू y -6 है ना, ये -6 था, प्लस m2 इंटू 5, m2 इंटू 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा किसके, -6 m1 प्लस 5 m2 के। सही। अब ये m1 इधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7 m1 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 4 m2। तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया, m1 अपॉन m2 हो गया 4/7। m1 अपॉन m2 कितना हो गया 4/7। और यही हमसे पूछा जा रहा है किस अनुपात में बांटे। तो हमें क्या पता चला, अब देखो इसको याद रखना, अगर आपसे कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे y कितना होता है, हमेशा 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो y वाले पॉइंट ले लो, y वाला पॉइंट से कंपेयर कर लो कि 0 m1 इंटू -6, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्लस m2 इक्वल टू इंटू 4, सही, और m1 प्लस। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका रेशियो वहां से डिफाइंड हो जाएगा।
5 क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है, आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नई अप्रोचेस सीखी हैं, मजेदार लगा है, तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें उनके साथ इंफॉर्मेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।